Greatest pain you can gift your child is knowledge. Greatest mirage you can charm him with is honesty. The greatest fraud you would bequeath to him is integrity. मतलब Welcome to the 44th edition of our program, Four Fingers Formula. मैंने इंट्रोडक्शन में अभी जो कहा, the greatest pain you can gift your child is knowledge. ये क्यों कहा और क्या है ये सब? दरअसल ये एक ट्वीट है जो बरसों पहले मैंने डाली थी, मैंने लिखी थी और वो कई दफ़ा फिर रीट्वीट भी हुई. मैं ट्वीट को फिर से दोहराता हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है. ग्रेटेस्ट पेन यू कैन गिफ्ट योर चाइल्ड इज नॉलेज. ग्रेटेस्ट मिराज यू विल चार्म हिम विद इज ऑनेस्टी. एंड द ग्रेटेस्ट फ्रॉड यू वुड bequeath योर चाइल्ड इज इंटेग्रिटी. अजीब है ना, कितना विरोधाभास है इन बातों में. एक तरफ मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं जो कि इंसान का जो दर्जा है, उसका जो स्तर है मानसिकता का, ज्ञान का, वो ऊपर उठाता है, और दूसरी तरफ मैं पेन की बात कर रहा हूं. एग्जैक्टली यही विरोधाभास लाइफ का सत्य है. ग्रेटेस्ट पेन यू विल गिफ्ट योर चाइल्ड इज नॉलेज. क्योंकि जब आप उसे नॉलेज देंगे, उसका ज्ञान बढ़ेगा, तो वो चीज़ों को जानना चाहेगा. उसकी जो क्वेस्ट है लाइफ की सच्चाई के बारे में, वो बढ़ती जाएगी. और जैसे जैसे वो ज़्यादा जानेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, तो उसे दर्द होना शुरू होगा. क्योंकि जो अच्छी बातें हैं वो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ज़िंदगी में हम, तो आज का जो माहौल है, जो इकोसिस्टम है, वो ऐसा अजीब होता चला जा रहा है कि उन्हीं मापदंडों को जिन्हें हम महान मानते हैं, उन्हीं को वो बार बार चोट पहुंचाते जाते हैं. और ये लड़ाई आपके बच्चे को जीतनी पड़ेगी. ये पेन उसे सहनी पड़ेगी, क्योंकि जीतने के बाद ही सुख भी तो आएगा. उसको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी होगी. आप सिर्फ उसे नॉलेज नहीं देंगे, आपको ये बताना पड़ेगा उसे कि नॉलेज कोई बहुत ही खुशबूदार, गर्माहट से भरा हुआ लिहाफ या रज़ाई नहीं है. नॉलेज आपके चक्षु, आपका जो विजन का जो पूरा दायरा है वो बढ़ाती है, और उसमें उन्हें ऐसी दुहरी बातें मिलेंगी या तिहरी बातें मिलेंगी जिनसे उसे जूझना पड़ेगा. सो ग्रेटेस्ट पेन विच इनवेरिएबली ब्रिंग्स प्लेजर ऑल्सो दैट यू विल गिव योर चाइल्ड इज नॉलेज, बट प्रिपेयर हिम फॉर इट. एंड इसी तरह से एक तरह का मिराज आप उसे सिखाएंगे. जब आप उसे ये बताएंगे इस शुरू के, उसके बचपन के दिनों में, उसके आगे बढ़ने के दिनों में, कि भाई ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है ऑनेस्टी, ईमान, सच्चाई. क्योंकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी और वो दुनिया के अनुभव लेगा, असली लोगों के जो बड़े हो चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पे होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, बड़े बड़े सोशल इदारों में होंगे, बिजनेसेस में होंगे, हर जगह उसे छल कपट दिखेगा. तो आपको उसे तैयार करना होगा, क्योंकि उसे लगने लगेगा बड़ी जल्दी कि ये तो एक तरह का मायाजाल है, मृग तृष्णा है, मिराज है, हकीकत नहीं है. यस, हकीकत नहीं है, पर उसको इसी चीज़ से लड़ते हुए इसको हकीकत में तब्दील करना है. ये मुझे आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, जीना आसान नहीं है. और तीसरी चीज़ जो है, जो ग्रेटेस्ट फ्रॉड you would bequeath your child
बहुत बड़ा विरोधाभास है। ग्रेटेस्ट फ्रॉड दैट यू विल bequeath योर चाइल्ड इज इंटेग्रिटी, क्योंकि इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? ईमानदारी, कि जो जिसकी चीज़ है उसको उसका सम्मान करो, उसे छीनो मत, झपटो मत, क्योंकि इस पे उसे बार बार एक मुहिम लड़नी होगी। तो जब मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट फ्रॉड ये है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा उसे कि हर आदमी, हर बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति बड़े बड़े नारे लगाएगा, बड़े बड़े जुमले कहेगा, जो उसके बिल्कुल विपरीत होंगे जो दुनिया में वो काम कर रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े आपको प्रॉमिसेस दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे और उन्हें झुठलाएंगे। तो आपके बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा है, व्यस्क हो चुका होगा, इनसे जूझ कर इन पर विजय पानी होगी। क्या जरूरत पड़ गई इन सब बातों को कहने की? मैंने हाल ही में कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बार बार एक सिविल वॉर का जिक्र किया था। सिविल वॉर मतलब खुद अपनी ही देश के अंदर व्यक्तियों का, नागरिकों का एक दूसरे से लड़ना, एक लड़ाई, एक वॉर। और मैंने कहा था कि ये वॉर हो सकता है, इट मे नॉट बी a bloody war, it may be not, killing each other, that kind of war, but war it will be बहुत कठोर, बहुत नृशंस होगी। और ये वॉर जरूरी नहीं है दो विभिन्न धर्मों के बीच में हो, जैसे हिंदू या मुसलमानों के बीच में, जिसकी पूरी कोशिश की जा रही है उन्हें बांटने की। हिंदू का जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो राइटिस्ट है, राइटिस्ट विचारधारा का है, जिसे हम आमतौर पर आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा कहते हैं, वो और जो लिबरल्स हैं उनके बीच में हो गई है। लिबरल सेक्युलरिस्ट जो सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। तो ये सिविल वॉर, इट इज क्वाइट पॉसिबल एंड इट हैज स्टार्टेड एक्चुअली। It will be between Hindus and Hindus. एक तरफ वो हिंदूज होंगे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी अगेन हिंदूज, उसकी शहंशाहत में यकीन करते हैं और दूसरों को बिल्कुल सप्रेस करने में बिलीव करते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको। और एक तरफ वो हिंदूज होंगे जो पढ़े लिखे तो हैं ही, पर उनका ज्ञान भी खुला हुआ है, उनके चक्षु खुले हुए हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी को जीतने का एक ही रास्ता है, सबको साथ लेकर चलना, प्यार से लेकर चलना, धर्मांध होकर नहीं, धर्मों की वजह से उसमें पागल हो जाना, आंखों को बंद कर लेना और कूद पड़ना, वो नहीं, बल्कि प्यार, सद्भावना, मोहब्बत, इस सब से। सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक और मैंने वीडियो हाल ही में बनाया था, और वो वीडियो था एक बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म के बारे में, जो दिन ब दिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल होती जा रही है और बहुत पैसे भी कमाती जा रही है। ये पैसे कमाना भी कंट्रोवर्सी से ताल्लुक रखता है। फिल्म है कश्मीर फाइल्स। जहां तक उसका बॉक्स ऑफिस है, उसको तो सलाम करना पड़ेगा। हालांकि उस बॉक्स ऑफिस के पीछे भी राइटिस्ट विचारधारा के जो बड़ा समुदाय है, बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, उनके आईटी सेल के जो मेंबर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिल्म हर वो चीज सिखाती है जो मेरे इस ट्वीट में नहीं है। ये फिल्म सिर्फ इंसान को इंसान से बांटने का काम करती है, मोहब्बत नहीं, नफरत दिखाती है और एक बहुत बड़ा झूठ परोसने की कोशिश करती है, जिसके बारे में मैंने अपने 42वें 4 फिंगर्स फार्मूला के वीडियो में बताया था कि इसमें जो घटनाओं का जिक्र किया गया है हिंदू पंडितों के बारे में, कश्मीरी पंडितों के बारे में, उसमें बहुत बड़ा बेस झूठ पर आधारित है। जो नृशंसता, जो वायलेंस हुई, उसके पीछे
एक दूसरी सरकार का जिम्मेदारी है जो बीजेपी की सपोर्ट से चल रही थी और बीजेपी ही निर्देश करती थी। और बीजेपी की तब की जो थिंकिंग थी, वो जबकि वो फॉर्मली पावर में नहीं थे, पर वो थिंकिंग बहुत ही विशियस थिंकिंग हो गई थी। वो सबको तोड़ देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों में एका रहे, वो नहीं चाहते थे कि लोग सद्भाव से रहें। और बहुत बड़ा विरोधाभास था इसमें, क्योंकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने 3 बहुत खूबसूरत बातें कही थी: कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। और बीजेपी की जो थिंकिंग आज है वो इन सब के विपरीत है। और कमाल की चीज़ ये है कि इस झूठ में एक और साझेदारी एक और शख्स की थी जो खुद कश्मीर में उस वक्त में बीजेपी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो थे मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे पार्टी की तरफ से, जिस तरह से आजकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राम माधव हैं, पर उस वक्त खुद नरेंद्र भाई मोदी प्रभारी थे बीजेपी के। और तब उन्हें जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी जानकारी थी, फिर भी ये झूठ आज खुलेआम परोसा जा रहा है। क्यों परोसा जा रहा है? क्योंकि ये 2024 की तैयारी है। दिस इज द मोटिव हाउ द 2024 वुड बी फॉट, द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। बीजेपी को पूरी जो अपनी विश्वास है, अपना जो आस्था है, एक ही चीज में आ गई है उनकी, वो है डिवीजन। धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना, खासतौर पर हिंदू और मुसलमान को। कितनी भी वो बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, पर जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो सिर्फ नफरत है। हर दिन कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मैं एक तरह की लिंचिंग हो रही है एवरी नाउ एंड देन। ये सब तैयारी है 2024 की। एज सिटीजन्स वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। यहाँ अब एक और सवाल आता है, एक और बात आती है। अभी जो इलेक्शंस आए थे, स्टेट इलेक्शंस, उसके बारे में भी मेरा जो पिछला वीडियो था वो उसी के बारे में था। उसमें कांग्रेस 5 राज्यों में हारी है। 4 राज्यों में तो पहले भी नहीं थी, एक राज्य में थी पंजाब में, वो भी वो बुरी तरह हार गई। और बाकी के 4 राज्य जिसमें यूपी विशेष था, उसमें जीत हासिल नहीं कर सकी। इवन गोवा में नहीं कर सकी, जिसमें पिछली बार फिर भी उसके पास ज़्यादा सीटें थी। और इस सब का जिम्मेदार एक ही शख्स को बताया जा रहा है, वो है राहुल गांधी। खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े लोग, बड़े नेता, जो कि इन द रीसेंट पास्ट जब कांग्रेस की सरकारें थी तो मंत्री रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर्स रहे थे 5 लोग, तो वही उस सबको उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक अजीब ही नज़ारा देखने को आया हाल ही में पार्लियामेंट में कि आनंद शर्मा साहब, जो कांग्रेस के एमपी हैं, राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं बल्कि, उन्होंने बड़े खुले दिल से ऑपरेशन गंगा के लिए, जो कि यूक्रेन से अपने भारतीयों को वापस लाने के बारे में था, खुल के बड़े गर्म भाव से सरकार की तारीफ की, प्रशंसा की। कितना बड़ा झूठ है ये! कितने वीडियो मौजूद हैं, सारी दुनिया जानती है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती। लास्ट के दिनों में ज़रूर कुछ हुआ कि हमारी हमारे प्लेन्स गए और पास के जो देश थे, हंगरी, पोलैंड वगैरह, वहाँ से उन्हें लेके आए। लेकिन पहले से उनको जो निकाल लेना चाहिए था, दूसरे देश के जो लोग थे, दूसरे देश की जो सरकारें थीं, अमेरिका वगैरह की, इंग्लैंड वगैरह की, जिस तरह से वो निकाल लाए थे, हमारी सरकार ने वो नहीं किया, बल्कि उनको बहुत बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी। हमारा एक बच्चा मारा भी गया और यूक्रेन वालों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, इसलिए उनकी कोई ज़्यादा मदद भी नहीं की। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में हमने एक अजीब ही दबा हुआ सा कायरों जैसा हमने एक वोट दिया कि हम यहाँ नहीं हैं, हम उपस्थिति नहीं है। वाई कुड वी नॉट स्टैंड विद ह्यूमनिज्म
Why could we not call out the name of the evil, the fascist power, Russia? ये बात सदियों तक भारत को तड़पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी सरकार ने, मुझे लगता है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभानी चाहिए थी। अपने बच्चों को जल्दी लाना चाहिए था। और आनंद शर्मा साहब उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि सब एक ही चीज़ से वो मतलब रखते हैं, G23 वाले। क्योंकि हर बार सवाल आ जाता है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन क्यों नहीं जीता पाया राहुल गांधी, ये सवाल आ जाता है। मुझे इस पे आपत्ति है। क्या एक पार्टी को सिर्फ इलेक्शन से ताल्लुक रखना चाहिए? तो एक सिविलियन का क्या होगा? मैं एक सिटीजन हूं। मेरी लड़ाई एक ऐसी विचारधारा से है जो अच्छी विचारधारा नहीं है मेरे विचार में, मेरे ख्याल में। मेरी लड़ाई एक ऐसी विजन के बारे में है जो ह्यूमनिज्म, जो प्लूरलिज्म, इस सब को लेकर चलती है साथ में, क्योंकि मैं उसी में उत्थान देखता हूं, प्रगति देखता हूं। बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें ये समझना होगा, कांग्रेस पार्टी को आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की जो होनी है वो है एक गलत पावर को झुठलाना, उसके नीचे से उसको किसी तरह से खींचना, और वो है बीजेपी। वी हैव द फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। It is not necessary that it should only be won or can be won by securing seats in the parliament. It can also be fought on the streets with andolan, with protests, with movement. एक बहुत बड़ा मूवमेंट 1989 में हुआ था, जिसने कांग्रेस पार्टी को हराया था, जिसकी 400 से ऊपर सीटें थी पार्लियामेंट में, राजीव गांधी की। कैसे हराया था? वो एक मूवमेंट था, वीपी सिंह साहब ने चलाया था। उस मूवमेंट का नाम था जन मोर्चा। बाद में वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना और इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। आज पहले एक मूवमेंट की ज़रूरत है, और उस मूवमेंट में कुछ बात कर सकने वाला एक ही युवा नेता है जो दिखता है, जो कभी सवाल उठाता है सरकार पर, हर उसकी गलत हरकत के लिए सवाल उठाता रहता है। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी खुद की लड़ाई इस भद्दी विचारधारा जो बीजेपी की आज है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब की है, उसके साथ है। वो विचारधारा जो धोखे की विचारधारा है, कहते कुछ हैं और जब करने पे आते हैं तो वो जुमला बन जाता है। राहुल गांधी उसको झुठलाता है, उससे टक्कर लेता है। ये जो G23 के बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्हें आराम से बड़े महलों में रहने की आदत है, ये क्यों नहीं जाते फील्ड में? ये कोई विजन मुझे क्यों नहीं दिखाते? लड़ाई इस सरकार की खुद अब उसके नागरिकों के साथ है, मेरे साथ है, क्योंकि एवरी डे दे आर प्रूविंग दिस टू मी दैट द ग्रेटेस्ट फ्रॉड दैट यू आर bequeathing is integrity. The greatest mirage you have created for me is honesty, because you are dishonest, you lie. And the greatest gift which is belied completely by you, by your conduct, is knowledge, because you are trying to take me back. पता नहीं किस स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं। दिस इज द वॉर। आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके लड़ाई लड़ सकते हैं। आई डोंट बिलीव इन इट। आई बिलीव इन ए विजन ऑफ प्लूरलिटी, सामूहिकता, मोहब्बत, वो चाहिए हमें। मुसलमान मेरा दुश्मन नहीं है, वो साथी है, हम सबका साथी है, उतना ही अच्छा साथी है जितना एक अच्छा हिंदू होता है। आज ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए ही, पर एक वीडियो का अंश भी दिखाता हूँ आपको। देवी प्रसाद मिश्र की एक गद्य कविता है, वे मुसलमान थे। प्लीज हैव ए लुक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू मेक अस वाइजर विद योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे,
हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वो हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सिरस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमी से मिलती थी, हू बहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, मेहराबें ना होती, गुंबद ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, शबाना ना होती। वे ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वे ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे।